आज हम गुफ्तगू करेंगे आइस्को इस्लामाबाद की तरफ से जो सौतेली माँ का सलूक हो रहा है गरबी गुजर खान के साथ। इसके साथ साथ हम गुफ्तगू करेंगे बिजली के टैरिफ के मतलब और आए रोज़ जो बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है उसके मतलब। इस सिलसिले में मेरे साथ आज मौजूद है गरबी गुजर खान की मुमताज़ शख्सियत, समाजी शख्सियत और आप साबिक SDO हैं आइस्को दौलताला के जनाब मोहम्मद याकूब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मैं याकूब साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि गरबी गुजर खान में आइस्को डिवीज़न का क़याम में क्या रुकावट थी और आइस्को डिवीज़न बनते बनते जो गरबी गुजर खान का आइस्को ने हाल किया है और इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक हिस्से को डुडियाल के साथ लगा दिया है, चकवाल के साथ, और एक हिस्सा इसी साइड पर जो है वो रवात के साथ लगा दिया है। इसके मतलब कोई तफसीलात से आगाह करें। जनाब, अर्ज़ ये है कि इस सिलसिले में जैसे कि आपके इल्म में है और आपने भी अपने प्रेस के दौरान जो आपने आज से तकरीबन 6-7 साल कबल एक एफ़र्ट्स की थी कि गुजर खान तहसील जो है, उस वक्त हमारे वज़ीर आज़म साहब भी गुजर खान से तल्लुक़ रखते थे और उससे पहले वो पानी और बिजली के वज़ीर भी थे। उनसे भी ये रिक्वेस्ट की गई थी कि गुजर खान तहसील का आधा हिस्सा जेलम सर्कल के साथ लगा हुआ है और आधा हिस्सा चकवाल सर्कल के साथ लगा हुआ है, जो कि ना तो इंतज़ामी लिहाज से हमारे उसमें आता है और ना ही जोग्राफियाई लिहाज से। हमें सैकड़ों मील सफ़र दूर करके वहाँ जाना पड़ता है, सारा दिन ज़ाया करना पड़ता है। मैंने उसके लिए 2014 से ये एफ़र्ट शुरू कर दी थी और उसमें हमने गरबी गुजर खान के जितने भी यूनियन कौंसिलों के चेयरमैन थे उनसे दस्तखत करवा के उस वक्त के मिनिस्टर वाटर एंड पावर जो थे ख्वाजा आसिफ साहब, उनको हमने रिक्वेस्ट भिजवाई कि जी गुजर खान को आप पिंडी के साथ लगाएं। चूँकि गुजर खान तहसील ज़रा रावलपिंडी के ज़ेर इंतज़ाम है, लेकिन बदकिस्मती से आज तक ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद हमने यहाँ ये कोशिश की कि जातली ग्रिड स्टेशन जो मेन पर लगे सड़क वाक़ है और वहाँ पर 200 कनाल अराज़ी पड़ी है, वहाँ पर हमने एक बिल्डिंग बनवाई थी कि ये जो गरबी गुजर खान के दौलताला, जातली और सुखो सब डिवीज़नें हैं, इनके सार्फिन को कुछ रिलीफ देने के लिए आप एक बिल्डिंग यहाँ बनाएं और एक्शन ऑफिस यहाँ शिफ्ट करें, क्योंकि डुडियाल डिवीज़न के 1,31,000 कंज्यूमर में से 80,000 कंज्यूमर तहसील गुजर खान के थे। लेकिन बदकिस्मती से बिल्डिंग तो बन गई, सवाए जातली और सुखो के दौलताला को इग्नोर किया गया और उसको आज भी डुडियाल डिवीज़न के साथ, जो कि चकवाल सर्कल के ज़ेर इंतज़ाम है, उसके साथ रखा हुआ है। लेकिन सर अगर देखा जाए तो दो हिस्सों में जब तकसीम किया गया तो उसका ये बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। अब जैसे तुर्कवाल कूंट जो हमारा इलाका है वो बिल्कुल डुडियाल से नज़दीक है, हार्डली 5 या 7 किलोमीटर है वहाँ से, तो उसको लगा दिया गया है रवात के साथ और वो बाकी इलाके को जो लगा दिया है वो डुडियाल के साथ। ये इंतज़ामी तौर पे वहाँ से जब ये प्लानिंग की गई इस सब डिवीज़नों की और डिवीज़न की, तो वहाँ से कोई ऑफिसर यहाँ चेक करने के लिए नहीं आया। जो कोई ज़िम्मेदार ऑफिसर होता, अगर वो यहाँ ग्राउंड रियलिटीज़ चेक करता, ज़मीनी हक़ाइक़ चेक करता, तो जातली से दौलताला सिर्फ 5 किलोमीटर, सुखो टोटली 6 किलोमीटर और जातली 0 किलोमीटर था। चक बेरी सब डिवीज़न यहाँ से अब शॉर्ट रास्ता एक निकला है, ये दाता हमारे साथ ही गाँव है, उसके करीब से ये टोटल 18 किलोमीटर सफ़र। तो ये हमारी चारों सब डिवीज़नों पर मुश्तमिल एक डिवीज़न जातली में बन सकता था, जहाँ पर एक सरकारी अमानत बनी हुई है, लेकिन आज तक ऐसे नहीं किया गया। इससे दौलताला के सार्फिन को अलग तकलीफ़ है और जो कोट तुर्कवाल जैसा कि आपने जिक्र किया उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है। और जहाँ पर अब ये डिवीज़न कायम किया गया है रवात छन्नी पुल के करीब, यहाँ पर ना कोई सहूलत है, ना कोई बस स्टॉप है, ना कोई वहाँ से अगर कोई हमारी माँ बहन कोई बुज़ुर्ग बच्चा यहाँ से चला जाता है अपना बिल ठीक कराने के लिए या किसी भी बिजली के सिलसिले में, तो उसको बहुत शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। लेकिन सर जी अगर देखा जाए तो
डिवीजन बनाने में कोई रुकावट तो मुझे ऐसा नज़र नहीं आती, तो क्या वजह है कि फिजिबल होने के बावजूद, एक मरकज़ी जगह होने के बावजूद दौलताला डिवीजन नहीं बनाया गया? ये कुछ लोगों की ये ख्वाहिश थी कि जी हमें कुछ ऑफिसर्स की, जिनका कोई इंटरेस्ट था कि जी हमें हाउस एक्विजिशन मिलेगी, जब हम रवात में होंगे, हमारा ऑफिस रवात में होगा, तो हमें हाउस एक्विजिशन जो है वो इस्लामाबाद की मिलेगी या पिंडी की मिलेगी, बिग सिटी की। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो फिर ये तो तलागंग डिवीज़न किस लिए बनाया गया, डोडियाल डिवीज़न किस लिए बनाया गया, जेलम को क्यों नहीं मिल रही, गुजर खान को क्यों नहीं मिल रही। उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए सोचा था कि जो बहुत ही महकमे के लिए भी नुकसानदेह है और इसमें माली जितनी मुश्किलात आ रही हैं महकमे को, खासकर बिल्डिंग का किराया रवार डिवीज़न का इस वक्त 92,000 रुपये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जो कि उसको दिया जा रहा है बिल्डिंग ओनर को, जबकि यहाँ पर सरकारी बिल्डिंग बनी हुई है। और अगर एक्शन का दफ्तर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो जहाँ मीटिंग होती है एक्शन साहब के साथ, हर हफ्ते SDOs की मीटिंग होती है, यहाँ से 4 गाड़ियाँ जाती हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो वो मीटिंग बिल्कुल फ्री में हो सकती है। यहाँ पर 4 सब डिवीज़न यहाँ होगी तो वहाँ पर कोई मुश्किलात भी नहीं होगी और सार्फिन को भी कोई मुश्किलात नहीं होगी। सब अगर किसी का कोई मसला हल नहीं होता है तो एक्शन साहब यहाँ बैठे होंगे। एक तो अटेंडेंस स्टाफ की 100% रहती है जब उनको पता होता है कि यार यहाँ कोई ऑफिसर बैठा हुआ है। तो ये अभी हमें सबको चाहिए, खासकर हमारे MPA साहब को और ये जो अवामी नुमाइंदे हैं इनको चाहिए कि चीफ एग्जीक्यूटिव साहब से एक मीटिंग करें और उससे कहे जी कि ये जो डिवीज़न ऑफिस है मंदरा में जो छन्नी पुल पे बनाया गया है, वो हमें रवात की जो सब डिवीज़न एक वडाला लगाई गई है उसको वापस रवात में भेजें और जो मंदरा सब डिवीज़न वहाँ पर लगाई गई है उसको गुजर खान के साथ अटैच करें और गुजर खान का जो डिवीज़न है उसको जेलम सर्कल से उतार के वो भी कैंट सर्कल पिंडी के साथ लगाया जाए। तो सर जी, आप ये नहीं समझते कि आवाम के साथ ये ख़ास तौर पर सार्फिन को 2 हिस्सों में तकसीम करके कंफ्यूज किया गया है और उन्हें ऑलरेडी जो है कनेक्शन के असूल और दीगर मामलात में दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और इस तरीके से उन्हें मज़ीद जो है वो मुश्किलात से दो चार किया गया है? सर ये जहाँ पर मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जहाँ सार्फिन की मुश्किलात है वहाँ महकमे का भी नुकसान हो रहा है। ये फौरी तौर पे इसको मैं आपकी वसातत से, आपके इस चैनल की वसातत से मैं उन्हें ये कह रहा हूँ कि जनाब मेहरबानी फरमाएं और मंदरा डिवीज़न जो छन्नी पुल पे है उसका दफ्तर कायम किया गया उसको फौरी तौर पे यहाँ शिफ्ट किया जाए जातली ग्रेड स्टेशन पे। जो रेवेन्यू ऑफिस और डिवीज़न ऑफिस वो दोनों की ऊपर वाली मंजिलें खाली हैं, बिल्डिंग की 36 कमरे बने हुए हैं, 2 सब डिवीज़न यहाँ आ चुकी हैं और फौरी तौर पर इसके ताकि आवाम को ये जल्द से जल्द रिलीफ मिले। तो जब हम बात कर रहे हैं डिवीज़न की और बात कर रहे हैं दौलताला में ऑफिस के मतलब की, तो अब तो एक और ज्यादती सार्फिन के साथ हुई है कि दौलताला एस्को ऑफिस जो है वो ख़त्म करके उसे जातली मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये एक और ज्यादती कर दी गई है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा एस्को को? और आपको पता है कि सार्फिन को तो ऑलरेडी मामलात जो हैं उनके लिए मुश्किलात हैं। असल में ये कोशिश ये है महकमे की कि ज़्यादा से ज़्यादा बचत की जाए और इसलिए उन्होंने थ्रू आउट पाकिस्तान, मैं जहाँ तक घूमा हुआ अपना में या ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ हैं, इन्होंने कोशिश की है कि हर जगह पर अपनी जो प्रॉपर्टी है उस पर अपनी बिल्डिंग्स बना के। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि चकवाल कंस्ट्रक्शन का पूरा विंग, उसके 3 सब डिवीजन और एक एक्शन ऑफिस, वो पहले चकवाल में था। रिसेंटली अभी तकरीबन 1 साल भी नहीं हुआ है तो वो बलकसर इंटरचेंज के साथ था कि बलकसर स्टॉप पे बल्कि उससे वो शिफ्ट कर दिया गया है। अब शहर चकवाल में जो लोग आते थे, कोई चौसा शाह से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, और वो सारे बेचारे चकवाल के बजाय बलकसर जाते हैं। लेकिन महकमे ने अपना भी फ़ायदा सोचना है, इसलिए उन्होंने ये किया है कि अगर डिवीजन ऑफिस एक्शन और रेवेन्यू ऑफिस या नहीं, फ़ायदा जहाँ तक बात है वो तो समझ आ रही है कि सिर्फ दौलताला सब डिवीज़न की अगर बात करें तो सिर्फ एक LS से काम चलाया जा रहा है, एक STO, एक LS, और इसी वजह से तो मामलात जो है ना वो एस्को के ख़राब हो रहे हैं दिन ब दिन। सर पूरे मैं आपको बताऊं, जहाँ तक मैं अपने इस एरिया की बात कर रहा हूँ, जातली सब डिवीजन में एक लाइन सुपरडेंट है, वो क्लर्क का भी काम कर रहा है, वो लाइन सुपरडेंट का भी काम कर रहा है। इसी तरह आपके दौलताला में भी एक ही लाइन सुपरडेंट है रेगुलर, वो तकरीबन 18 से 20 हज़ार कंज्यूमर्स को वो डेली डील करता है।
इसी तरह सुखो सब डिवीजन में एक ही लाइन सुपरडेंट है ना। टेक्निकल स्टाफ की इतनी शॉर्टेज है कि खुदा न खास्ता कोई फॉल्ट आ जाता है, जो कोई मसला बन जाता है, तो घंटों बिजली बंद रहती है और उससे महकमे की भी बदनामी हो रही है और आवाम को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। लिहाजा हम यही कर सकते हैं। लेकिन अगर यकूब साहब देखें तो आइस्को की जो तवज्जो है वो सिर्फ डिवीजन ऑफिस बनाना, अपने अफसरान को उसमें एंटरटेन करना, यानी अफसरशाही जैसा माहौल नज़र आ रहा है। सार्फिन को तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है ना, सार्फिन को तो उल्टा नुकसान हो रहा है। जनाब अभी पिछले तकरीबन 6 महीने पहले 92 STOs तो भर्ती कर लिए गए, लेकिन 92 लाइनमैन भर्ती नहीं हो सके, इसलिए कि काम पर STO ने तो पोल पे चढ़ के काम नहीं करना, या सार्फिन की कंप्लेंट उसने तो अटेंड नहीं करनी है। यहाँ तो कंप्लेंट या किसी की भी दादरसी करता है तो वो बेचारा लाइनमैन जाता है। अब टेक्निकल स्टाफ में इतना गैप आ गया भर्तियाँ ना होने की वजह से कि जो पुराने तजर्बाकार लोग थे वो रिटायर हो गए हैं और जो नए भर्ती होंगे उसके दरमियान अब इतना गैप होगा कि फैटल एक्सीडेंट जिसे हम कहते हैं, जानलेवा हादसात, वो बढ़ गए हैं। और कई इस साल तकरीबन पूरे पाकिस्तान को अगर करें तो सैकड़ों लोग बेचारे जामे शहादत नोश कर गए हैं। अच्छा, एक और बताएं, अभी आप मुझे बता रहे थे कि आइस्को ने पूरी अपना इस्लामाबाद में और पूरे पंजाब में, ख़ासतौर पूरे पाकिस्तान में हर चीज़ जो है वो कंप्यूटराइज कर दी है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को एक कनेक्शन की खातर दफ्तरों के कई कई माह तक चक्कर लगाने पड़ते हैं और लाइनमैनों की और दीगर जो अमला है उसकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। तो इसमें आसानी तो मुझे नज़र नहीं आई। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। ये बिल्कुल निज़ाम फेल हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन होने के बावजूद। हालांकि वहाँ पर जो प्रोसीजर है, SOPs दिए हुए नेपरा की तरफ से, वो यही है कि 30 दिन के अंदर अंदर उसने जनरल पब्लिक सर्विस कनेक्शन देना है जिसमें कोई ट्रांसफार्मर या कोई खंभे इन्वॉल्व ना हो। ये टोटल मैं आपको इसकी पूरी वो दे दूँगा, वो आप पढ़ें उसे। तो अब इस तरह है कि अब पिछले दिनों में एक कनेक्शन था, उसकी एक इसलिए फाइल उसकी जनाब एंटरटेन नहीं हो रही थी कि उसका शनाख्ती कार्ड अटैच नहीं था। अब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, आप अपने कंप्यूटर पे क्लिक करें, उसका नंबर डायल करें और फौरी तौर पे आपको जनाब पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल है, ये बोगस है। तो बहुत सारी इसमें ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं। हालांकि आइस्को के जो ऑफिसर्स हैं, STO है, उसको ये चेक करना चाहिए कि जो सिस्टम नेपरा ने बनाया है या जो पॉलिसी है, SOPs है, क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है। इवन देन कि यहाँ तक कि आप कंज्यूमर को अपडेट करेंगे डेली बेस पे, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ तो वही पुराना धंधा चल रहा है जो जैसे था। इससे तो करप्शन बढ़ेगी, करप्शन तो कम नहीं होगी। लिहाजा इसको नेपरा रूल्स को और SOPs को फॉलो करवाए अथॉरिटी। खासकर मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आइस्को से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी स्पेशल टीमें भेजें और यहाँ पर आके चेक करें कि लोगों के साथ क्या मसाइल हैं। पहले खुली कचहरियाँ लगती थी, अब वो खुली कचहरियाँ भी बंद होगी, अब ऑनलाइन सिस्टम होता है। अब ऑनलाइन कौन कॉल करता है, नंबर ही वहाँ पर नहीं मिलता है किसी का। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो जातली में एक सरकारी बिल्डिंग बना देगी, बड़ी खुशायद अच्छी बात है, लेकिन जो सब डिवीज़न सुखो है, सब डिवीज़न जातली और सब डिवीज़न दुलताला को एक ही जगह पर ला दिया गया, एक ही बिल्डिंग में, तो फिर क्या फ़ायदा था कि अलग अलग ऑफिस बनाने का। ऑफिस तो इसलिए बनाए जाते हैं कि सार्फिन को फ़ायदा हो, तो अब क्या फ़ायदा, या तो वो सारे ऑफिस ख़त्म करके एक ही ऑफिस बना लिया जाए और उसका कोई नाम दे दें। नहीं, वो इससे है कि ये जो कंज्यूमर की जो यार्ड स्टिक होती है वो 12 से 15 हज़ार कंज्यूमर तक होती है रूरल एरिया में खुसूसी तौर पे। अब हर सब डिवीजन जो है इस टाइम, मैं आपको कई मिसालें ऐसे दे सकता हूँ कि खाली आइस्को में मैं चंद सब डिवीजन ऐसी हैं जिनकी कंज्यूमरों की तादाद 40,000 से ज़्यादा हो गई है। हालांकि वहाँ पर डिवीज़न बननी चाहिए, लेकिन वहाँ पर सब डिवीज़न का काम चल रहा है। तो यहाँ जो एक जगह पर बिल्डिंग बनाई है, यहाँ इस टाइम इन तीनों सब डिवीज़न के कमो बेश 60,000 कंज्यूमर हैं। तो इसलिए वो एक STO वहाँ पर वो काम नहीं कर सकता, ना वो उनको डील कर सकता है। इसलिए उन्होंने तीनों सब डिवीज़न जो है ना वो वहाँ बनाई। याकूब साहब, आप टैरिफ के मतलब बताएं कि लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि जो वापडा ने, जो आइस्को ने टैरिफ बनाया हुआ है कि आपकी जो जितनी बिजली कंज्यूम होगी उतना बिल आपका इजाफा होता रहेगा। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि आए रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है,
तो ये सिलसिला कब तक थमेगा, कब तक रुकेगा? क्योंकि अब तो लोगों को बिजली का बिल अदा करना बड़ा मुश्किल हो गया। शाह साहब, इस समय तो मैं क्या कह सकता हूँ, हर 15 दिन के बाद यहाँ तो टमाटरों का रेट सुबह और होता है, शाम को और होता है। तो ये तो बिजली का टैरिफ है जो बाकायदा एक लेपरा अथॉरिटी है, उसको हुकूमत के पास वो अपनी समरी भिजवाती है, वो उसे अप्रूव करते हैं या वो समरी भिजवाते हैं और ये अप्रूव करते हैं। अब ये तो मतलब है, देखें कि 300 यूनिट तक का इन्होंने कहा जी, अभी 299 यूनिट का बिल और है। अगर 301 यूनिट हो गया तो उसके बिल में कम से कम 1500 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसलिए उन्हें चाहिए कि कम से कम 400 यूनिट तक जो है ना वो टैरिफ को जो है वो कम करें। 400 यूनिट तक इसको रिलीफ दें। आजकल हर घर का लोड बढ़ रहा है, लोड कम नहीं हो रहा है। पहले जब बिजली लोगों के घरों में लगती, किसी के 2 बल्ब थे, एक लाइट प्लग होता था, 2 पंखे लगे होते थे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अब तो आपको पता है जैसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आ गए लोगों के घरों में, इवन सालन भी गर्म करना हो तो ओवन में रखते हैं, हर घर में डीप फ्रीज़र पड़े हुए हैं, एसी चल रहे हैं। तो अब पॉलिसी तो उसने वक्त ये बनाई गई थी कि बिजली कम से कम इस्तेमाल हो ताकि 300 यूनिट से ज़्यादा लोग जो खर्च करते हैं उन पर ये बोझ पड़े। लेकिन अब 300 इसको नहीं करना चाहिए, इसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा कंज्यूमर को। बाकी जहाँ तक रेट का तल्लक है, वो तो गवर्नमेंट ने करना है, गवर्नमेंट का काम है। वो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो थोड़ी नज़रसानी करे। बिजली इस तरह बिजली चोरी होगी और इस चोरी को कोई नहीं रोक सकेगा। बहुत शुक्रिया याकूब साहब, आपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट